प्रिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। अपनी माँ रत्ना को बापू के हाथों पीटते हुए देखती तो वो डर के मारे चादर से मुंह ढककर सो जाती। वो जानती थी कि उसके पिता नशे में धुत जब घर में आते थे तब माँ को मार पीट कर ही मर्दानगी दिखाते थे। सुबह उठकर जब नशा खत्म हो जाता तो माँ और बापू दोनों सामान्य हो जाते। रोज रोज की इस नौटंकी से वो तंग आ चुकी थी। एक दिन जब बापू मजदूरी करने चला गया और रत्ना कोठियों में काम करने चली गई तब वो चुपचाप घर से निकल गई। बहुत देर चलने के बाद प्रिया पास के ही जंगल में पहुंच गई। उसे भूख भी लगी थी। उसने इधर उधर देखा तो पास में ही एक जामुन का पेड़ दिखाई पड़ा। प्रिया जामुन के नीचे खड़ी होकर यही सोच रही थी कि जामुन कैसे तोड़े। तभी अचानक पेड़ की एक डाल झुककर बिल्कुल उसके पास आ गई। उसने झट से खूब सारी जामुन तोड़ ली। जैसे ही उसने जामुन तोड़ी डाली ऊपर चली गई। उस समय उसे इतनी भूख लग रही थी कि उसने ध्यान ही नहीं दिया और बैठकर रसीले जामुन खाने लगी। जामुन खाकर थोड़ी सी जामुन माँ के लिए भी रख लिया। जब घर पहुंची तो रत्ना उसको ढूंढ रही थी। उसने रत्ना के सामने जामुन रख दिया और बोली, माँ, ये जामुन खाकर देख, बहुत ही रसीले हैं। उसकी माँ ने जामुन खा लिया और बीज आंगन में फेंक दिया, फिर अपने काम में चली गई। प्रिया ने दिन प्रतिदिन अपने माता पिता की रोज रोज की चिकचिक से परेशान होकर अपने आप को घर में ही कैद कर लिया करता था। वो कहीं आती जाती नहीं थी। एक दिन सुबह सुबह रत्ना जब आंगन में झाड़ू लगाने गई तो उसने देखा जहाँ जामुन के बीज फेंके थे वहाँ जामुन का एक पेड़ लग गया था। उसने उसके चारों तरफ की मिट्टी खोदकर गोल सा थाला बना दिया और उसमें पानी डाल दिया। कुछ ही दिन में पेड़ बहुत बड़ा हो गया। प्रिया ने एक दिन देखा कि पेड़ पूरा काली काली जामुनों से लग गया। वो दौड़कर जैसे ही आंगन में गई उस पेड़ की डालियां झुककर उसके पास आ गई। उसने जामुन तोड़ी और एक टोकरी में रख दिया। उसने सारी जामुन धोकर एक बड़े से कटोरे में रख दिया। थोड़ी सी जामुन लेकर अपने बिस्तर पर बैठ गई और खाने लगी। जामुन बहुत ही रसीली और स्वादिष्ट थी। प्रिया ने जैसे ही बापू की आने की आहट सुनी अपने बिस्तर पर चादर से मुंह ढक कर लेट गई। जब उसके बापू आए तो उन्होंने कटोरी में रखी जामुन देखते ही उठाकर खा लिया। प्रिया उस दिन इंतजार करती रही कि अब बापू माँ की पिटाई करेंगे, लेकिन उसको बहुत आश्चर्य हुआ जब बापू चुपचाप खाना खाकर सोने चले गए। वो चुपचाप उठकर आई तो देखा बापू ने सारी जामुन खत्म कर दी थी और उसके बीज वहीं पड़े थे। वो बड़ी हैरानी से बीज उठाकर देखने लगी। वो रात में ही आंगन में गई और पेड़ के नीचे जाकर सोचने लगी, कहीं ये जामुन जादुई तो नहीं है जिसको खाकर उसके बापू आज गुस्सा नहीं हुए। अचानक उसके जहन में पीछे की सारी घटनाएं क्रमश उभरने लगी। जब वो जंगल में गई थी तब भी पेड़ की डाली अपने आप झुक गई थी और कल भी ठीक वैसा ही हुआ। आंगन में लगे पेड़ में इतने जल्दी फल लग गए। वहीं खड़े खड़े उसने पेड़ को सहलाया और बोली, जामुन, क्या सचमुच तुम जादुई हो? पेड़ से आवाज आई, हाँ प्रिया, तुमने ठीक समझा, मैं जादुई जामुन हूँ। तुम अपने बापू को रोज जामुन खिलाया करो तो उनका अनायास आने वाला गुस्सा भी खत्म हो जाएगा और उनकी नशे की आदत भी धीरे धीरे छूट जाएगी। प्रिया ने उसी वक्त जाकर माँ को सारी बातें बताई। माँ भी भागी हुई जामुन के पेड़ के नीचे आ गई और बोली, जादुई जामुन, अगर सचमुच ऐसा हो जाएगा तो मैं पूरे गांव में तुम्हारी जामुन बांटूंगी, क्योंकि यहाँ तो हर घर में औरतों की यही दुर्दशा है। हम औरतें दिन भर काम करते हैं और रात को अपने नशेड़ी पतियों से मार खाते हैं। इसकी वजह से हमारे बच्चे घुट घुट कर जीवन बिताने को मजबूर है। इनके भविष्य की चिंता हमें खाई जा रही है। रत्ना की आंखों से आंसू गिरने लगे। पेड़ बोला, रत्ना, तुम जैसा ठीक समझो वैसा ही करो। ये तो बहुत नेक काम है।
मैं इसमें तुम्हारी पूरी मदद करने को तैयार हूँ। उस दिन से प्रिया रोज जामुन के पेड़ से ढेर सारी जामुन तोड़ती और कटोरी में रख देती। कुछ ही महीनों में उसके बापू के नशे की आदत सचमुच छूट गई। अब उनके घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता। प्रिया भी खुश रहने लगी थी। एक दिन रत्ना ने प्रिया से कहा, प्रिया, आज बगल वाले घर में भी जामुन दे आओ। काकी से कहना वंशी काका को जरूर खिला दे। धीरे धीरे वो जादुई जामुन गांव की बस्ती के हर मजदूर के घर जाने लगी। प्रिया रोज जामुन को तोड़कर सबके घर दे आती और बोल कर आती, काकी, ये जामुन काका को जरूर खिलाना। एक दिन जब नदी के किनारे सब औरतें इकट्ठा हुई थी तो आपस में बातें कर रही थी। बंशी की पत्नी बोली, मेरे पति ने तो अब नशा करना छोड़ दिया है और घर में भी बरकत आ गई है। वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता और बच्चों से भी बहुत प्यार करता है। सब औरतों ने एक साथ उसका समर्थन किया। रत्ना चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। उसने कहा, वह ये तो उसी जादुई जामुन का जादू है जो प्रिया रोज तुम लोगों को देकर आती है। उसने सबको सारी बात बताई। उसके बाद सारे गांव की औरतें उस जामुन के नीचे अपनी अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की मन्नत मांगने आने लगी। प्रिया के आंगन में अब हमेशा रौनक रहती। प्रिया बहुत खुश थी। जादुई जामुन ने उसके गांव वालों की खोई हुई खुशी लौटा दी थी। रिया अपने माता पिता की इकलौती और लाडली बेटी थी। वो जो मांगती थी उसे सब कुछ मिल जाता था। इसीलिए वो थोड़ी जिद्दी भी हो गई थी। उसके पास कई तरह के हेयर बैंड थे। उसके बाल हमेशा से छोटे छोटे थे। उसको बहुत शौक था कि काश उसके बाल लंबे होते तो वो भी अपनी सहेलियों की तरह अलग अलग तरह के हेयर स्टाइल बनाकर स्कूल जाती। उसको छोटे बालों में हेयर बैंड ही लगाने और खरीदने का शौक था। एक बार घर के बाहर गली में एक फेरी वाला आया जिसके पास तरह तरह की चूड़ियां, कंगन, कान की बालियां, रंग बिरंगे रिबन और ना जाने क्या क्या सामान भरा हुआ था। उसने जैसे ही कंगन ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो, जोर जोर से आवाज लगाकर सामान बेचना शुरू किया। रिया अपनी पढ़ाई छोड़कर बरामदे में आ गई। उसकी माँ ने कह दिया था कि अब हेयर बैंड नहीं लेना है, बहुत सारे भरे हैं। लेकिन फेरी वाले की आवाज सुनकर वो बाहर भीतर करने लगी। उसे तो हेयर बैंड खरीदना ही था। रिया दौड़ी दौड़ी माँ के पास गई और बोली, माँ, मैं तुमसे कभी कुछ भी नहीं मांगती सिवाय हेयर बैंड के। रिया, मैंने पहले भी मना किया था ना, क्या करोगे इतने हेयर बैंड लेकर? रिया ठुनकते हुई बोली, माँ, वो फेरी वाला चला जाएगा, जल्दी पैसे दो ना, 50 रुपया ही तो चाहिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, जाओ मेरी पर्स में से ले लो, लेकिन अब तुम बड़ी हो गई हो, ये सब कूड़ा करकट बटोरना बंद करो। रिया भागते हुए बाहर गई तो फेरी वाला नुक्कड़ के पास जा पहुंचा था। वो नुक्कड़ पर पहुंचकर बोली, भैया हेयर बैंड दिखा दो। वो बोला, बेटा आज तो आपके लायक हेयर बैंड नहीं है। उसने सारा सामान उलट पुलट कर देख लिया पर हेयर बैंड कहीं नहीं दिखाई पड़ा। अचानक उसकी नजर किसी चमकीली चीज पर पड़ी तो उसने उसे निकाल कर देखा। वहां एक बहुत ही खूबसूरत सा सुनहरा हेयर बैंड पड़ा था जिस पर एक सुंदर सी परी बनी थी। वो बोली, मिल गया, यही तो मुझे चाहिए था। इसका कितना दाम है? दाम तो 70 रुपए है, पर आप 50 ही दे दो। उसने फेरी वाले को तुरंत पैसे दे दिए और हेयर बैंड लेकर भागी। घर जाकर जैसे ही उसने हेयर बैंड लगाया, उसकी आश्चर्य की सीमा ही नहीं रही। उसके बाल कमर तक लंबे हो गए। वो जोर से चिल्लाई, माँ, ये देखो मेरे बाल अचानक कितने बड़े हो गए। मैंने जैसे ये हेयर बैंड लगाया, जादू ही हो गया। उसकी माँ
आश्चर्य से उसके बालों को छू छू कर देखने लगी कि कहीं रिया मजाक तो नहीं कर रही है। लेकिन उसके घने रेशमी बाल बहुत ही खूबसूरती से लहरा रहे थे। दोनों माँ बेटी पागलों की तरह हंसने लगी। उसकी माँ ने कहा, अच्छा, दे जरा मैं भी लगा कर देखूं तो सही, क्या सचमुच ये हेयर बैंड जादुई है? उसने हेयर बैंड निकालकर माँ को दे दिया। उसकी माँ ने जैसे ही हेयर बैंड लगाया, उसके बाल भी लंबे और घने हो गए, जबकि उसके बाल तो बहुत ही पतले और बेतरतीब थे। वो तो खुशी के मारे शीशों के सामने खड़ी होकर बालों को बार बार लहराने लगी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। रिया भाग कर गई तो उसके पापा खड़े थे। रिया जाकर पापा से लिपट गई और बोली, पापा पापा, मेरे बाल देखो कितने लंबे हो गए। उसके पापा भी उसके घने और लंबे बालों को देखकर आश्चर्यचकित हो गए। कितनी बार तो उन्होंने उसकी फरमाइश पर तरह तरह के तेल और दवाएं खुद उसको लाकर दी थी। आज अचानक कैसे उसके बाल इतने घने और लंबे हो गए। तब तक उसकी माँ भी अपने लंबे बालों को लहराती हुई आ गई। उसके पापा बोले, अरे ये सब कैसे हुआ, कोई मुझे भी बताएगा। तब रिया ने पापा को सारी बातें बताई। उन्होंने रिया को छेड़ने के लिए कहा, अच्छा, कल फिर से फेरी वाला आएगा और कहेगा इस हेयर बैंड की कीमत तो 1000 रुपए थी, उसने गलती से दे दिया था। रिया ठुनकते हुए बोली, नहीं पापा, ऐसा नहीं हो सकता। उस रात रिया को नींद ही नहीं आ रही थी। जब बहुत देर के बाद उसे नींद आई तो उसने सपना देखा कि जो परी उस हेयर बैंड पर बनी थी वो आई और बोली, रिया, तुमको लंबे बालों की बहुत इच्छा थी ना? अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई। अब तो ये हेयर बैंड तुम्हारे किसी काम का नहीं है। अब तुम ये हेयर बैंड उन लड़कियों को दे दो जो अपने छोटे बालों से बहुत परेशान है। बस किसी की सहायता करते समय कभी घमंड नहीं करना कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। रिया की आंख खुल गई। उसने सोचा, परी तो ठीक ही कह रही थी। सुबह उठते ही जब वो स्कूल गई तो उसकी सहेलियों ने उसके इतने लंबे और घने बाल देखकर बहुत प्रशंसा की। वो अपनी सहेली मधु को एक कोने में ले गई और उससे बोली, तुझे भी तो लंबे बालों का बहुत शौक है ना? चल आंखें बंद कर, मैं तेरे बाल भी लंबे कर देती हूँ। मधु ने झट उसकी बात मानकर आंखें बंद कर ली और रिया ने उसको हेयर बैंड लगा दिया। मधु के बाल भी लंबे हो गए। अब तो रिया को बड़ी खुशी हुई कि उसकी सहेलियों में उसकी नाक ऊंची हो जाएगी। उसे थोड़ा थोड़ा घमंड भी होने लगा, क्योंकि जब नीरा और जीनत ने उसे अपने बाल लंबे करने को कहा तो वो बोली, आज नहीं, आज मैं बहुत थक गई हूँ। बेटा, जरूरतमंदों की सहायता करने में कभी घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे हम लंबे बालों के लिए तरस रहे थे, वैसे ही बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें इस हेयर बैंड की जरूरत होगी। तुम निस्वार्थ भाव से सबकी सहायता करो। परी ने शायद तुम्हें ही इस काम के योग्य समझा है, तभी तो ये हेयर बैंड तुमको दिया है। रिया की समझ में आ गया था कि वाकई परी ने उसे ही अगर माध्यम चुना है तो कोई तो बात होगी। उसके बाद उसने सबके बाल लंबे करने में मदद की। एक रात जब वो सोई थी तब वही परी उसके सपने में आई और उसने कहा, रिया, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। तुम इसी तरह सबकी सहायता करना। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम पढ़ लिख कर बहुत नाम कमाओ और अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। उसके बाद रिया ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बनी और कैंसर के उन मरीजों को जिनके सिर के बाल केमो के बाद झड़ जाते थे, सबको वो हेयर बैंड लगाकर उनके चेहरे पर कुछ ही दिनों की ही सही मुस्कान वापस ले आती थी। उसको यह समझ में आ गया था कि असली खुशी दूसरों को खुशी देने से ही मिलती है।
जादुई हेयर बैंड ने उसके जीवन का मायने ही बदल दिया था। रणकपुर गांव में एक लड़का मयंक अपनी मां के साथ रहता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। उनका रोजी रोटी बहुत ही मुश्किल से चलता था। मां, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। बेटा जल्दी से तो नहा ले, मैं खाना लगा देती हूँ। ठीक है मां, नहाने जा रहा हूँ, तब तक आप रोटी बना लो। मयंक की मां ने आटे का डब्बा देखा। वो पूरा खाली था, बहुत थोड़ा सा आटा बचा था। उसने बोरी में से कुछ गेहूं की भूसी निकाली और आटे में मिलाया। थोड़े से आटे को भूसी के साथ मिलाकर वो रोटियां बनाने लगी। मयंक नहाकर आ गया था। मां ने रोटी और दाल मयंक के आगे परोस दी। मां, आप भी खा लो। मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर मां ने आखिरी रोटी भी मयंक की थाली में डाल दी और रोटी की दलिया को ढक दिया। वो रसोई से बाहर चली गई। कुछ देर के बाद मयंक से नजरें बचाकर मां बची हुई थोड़ी दाल पी रही थी। अचानक मयंक अंदर आ गया और मां को दाल पीती देख लिया। उसने रोटी की दलिया का मुआयना किया। मां, आपके लिए एक भी रोटी नहीं बची, सब रोटियां मुझे ही खिला दी। आपने सिर्फ दाल ही पिया। रोटियां कम थी तो मुझे बता दिया होता, हम दोनों आधा आधा बांट कर खा लेते। कोई बात नहीं बेटा, मुझे ज्यादा भूख भी नहीं थी। मयंक दुखी होकर घर से बाहर निकला और चलते चलते बहुत दूर निकल गया। उसे एक हवेली दिखाई दी। मयंक ने अपने पास से गुजरते हुए एक आदमी से पूछा, सुनिए भाई साहब, ये हवेली किसकी है? अरे भैया, यह हवेली एक दुष्ट राक्षस की है। इसकी एक सुंदर बेटी भी है, वो बड़ी नेक है। इस हवेली में कोई नहीं जाता। मयंक के मन में हवेली के बारे में जानने की इच्छा बढ़ गई। वो हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाते ही राक्षस की बेटी ने उसे देख लिया। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? मेरा नाम मयंक है। मैंने इस बड़े हवेली को देखा, इसके बारे में जानने की इच्छा हुई, इसीलिए अंदर चला आया। मैं नौकरी की तलाश में हूँ। यदि मुझे यहाँ कोई काम मिल जाता तो अच्छा होता। क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम चित्रा है। मेरे पिता बाहर गए हुए, अगर वो आए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मैं तुम्हें एक जादुई बोरी देती हूँ। ये चमत्कारी बोरी है। इससे जो भी अनाज या खाने पीने की चीजें मांगोगे ये तुरंत दे देगी। इसे लेकर जल्दी ही यहाँ से चले जाओ। इतने में राक्षस हवेली के दरवाजे के बाहर आ गया। उसकी बेटी ने मयंक को एक संदूक के पीछे छिपा दिया। चित्रा, यहाँ कौन आया है? पिताजी, कोई नहीं आया। मुझे मनुष्य की गंध आ रही है। राक्षस घर के सभी कमरों में तलाश करने लगा। चित्रा ने मयंक को बाहर बुलाया। हवेली के पास अश्वशाला में 2 घोड़े हैं। बड़ा घोड़ा 80 मील तक भागता है और छोटा घोड़ा 100 मील तक भागता है। तुम 100 मील वाला छोटा घोड़ा निकाल लो और उसी पर सवारी करके यहाँ से बचकर निकल सकते हो। मयंक जल्दी से अश्वशाल में गया और जल्दबाजी में 80 मील दौड़ने वाला बड़ा घोड़ा निकाल कर ले आया। अरे, ये तो सिर्फ 80 मील तक ही भाग सकेगा। चित्रा ने मयंक को घोड़े पर बिठा दिया और खुद भी बैठ गई। घोड़ा भागने लगा। राक्षस भी छोटे घोड़े पर बैठकर उनका पीछा करने लगा। मयंक और चित्रा का घोड़ा 80 मील जाने के बाद एक पेड़ के नीचे रुक गया। चलो जल्दी ही पेड़ पर चढ़ जाते हैं। राक्षस भी पेड़ पर चढ़ने लगा। मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? मयंक, मेरे साथ 100 मील वाले छोटे घोड़े पर कूद जाओ। दोनों 100 मील वाले घोड़े पर कूद गए। घोड़ा हवा से बातें करने लगा
और राक्षस अपना हाथ मलने लगा। एक जंगल में दोनों को भूख लगने लगी। बोरी, अब करतब खिला दे, जल्दी जल्दी खाना ला दे। चित्रा के इतना कहते ही बोरी ने तुरंत सारे व्यंजन हाजिर कर दिए। दोनों प्यार से खाने लगे। चित्रा, एक बात बताओ, तुम्हारे पिता राक्षस हैं और तुम इतनी सुंदर राजकुमारी जैसी कैसे लगती हो? मयंक, मैं राक्षस की वास्तविक बेटी नहीं हूँ। मैं चित्रगढ़ के राजा की बेटी हूँ। जब मैं छोटी थी तब राक्षस ने मेरा अपहरण कर लिया। इसके बाद बेटी की तरह पाल लिया। चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पिता से मिलाता हूँ। पहले मैं तुम्हारे घर चलना चाहती हूँ। यदि तुम्हें इतराज ना हो तो मैं अपने होने वाले ससुराल देखना चाहती हूँ। यह सुनकर मयंक बहुत खुश हो गया। उसने घर जाकर माँ को चित्रा से मिलाया। चित्रा ने माँ के पैर छू लिए। माँ, अपनी होने वाली बहू को आशीर्वाद दो। जीती रहो, सदा सुखी रहो। इसके बाद मयंक ने चित्रा को लेकर चित्रगढ़ चला गया। वहां पहुंचकर उसने चित्रगढ़ के राजा भानु सिंह, जो कि वास्तव में चित्रा के पिता थे, उनसे चित्रा की भेंट करवाई। मयंक ने राजा भानु सिंह को चित्रा के बारे में सब कुछ बताया। राजा भानु सिंह अपनी खोई हुई बेटी को वापस पाकर खुशी से झूम उठे। चित्रा को उस भयंकर राक्षस के चंगुल से बचाने के लिए राजा भानु सिंह ने मयंक का शुक्रिया अदा किया। इसी खुशी में राजा ने चित्रगढ़ में एक भव्य कार्यक्रम रखा और मयंक और चित्रा का विवाह भी कर दिया। इसके बाद मयंक, चित्रा और माँ खुशी भरी जिंदगी बिताने लगे। राधा के पैदा होते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था। घर के सभी लोग राधा को ही उसकी माँ के मरने का कारण मानते थे और उससे बहुत बुरा व्यवहार करते थे। राधा जब थोड़ी ही बड़ी हुई तो उससे घर का सारा काम करवाया जाने लगा और उसे स्कूल भी नहीं जाने दिया जाता था। और जब राधा के पिता ने दूसरी शादी कर ली तो राधा के दुख और भी बढ़ गए थे। राधा की सौतेली बहन और सौतेला भाई स्कूल भी जाते थे। उन्हें बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से घर में पाला जाता था। राधा बहुत दुखी रहती थी। एक दिन राधा ने अपने पापा से कहा, पापा, मैं भी पढ़ना चाहती हूँ। तू क्या करेगी पढ़कर? और तू स्कूल जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? दोबारा स्कूल जाने की बात, दोबारा जा झाड़ू लगा। राधा रोते रोते झाड़ू लगाने लगती है। उस दिन खाना भी नहीं खाती और अपनी माँ की फोटो के आगे दिन भर रोती रहती है। कोई राधा से खाने को भी नहीं पूछता। सुबह सौतेली माँ के चिल्लाने की आवाज आती है, कहाँ मर गई? राधा अभी तक क्यों नहीं उठी? जल्दी से उठ। राधा घबरा कर उठती है और जल्दी से घर के आंगन में पहुंच जाती है। क्या हुआ माँ? तूने कल घर की झाड़ू तोड़कर कहाँ फेंक दी? माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। कामचोर, तुझे झाड़ू न लगाना पड़े इसलिए तूने झाड़ू तोड़ दी। चल जा, अभी नई झाड़ू लेकर आ। राधा पास के बाजार जाती है और एक नई झाड़ू खरीद कर लाती है। घर आकर वे झाड़ू कोने में रख देती है और पानी पीने जाती है। जैसे ही पानी पीकर आती है, देखती है कि घर की झाड़ू लग चुकी होती है। ये देखकर हैरान हो जाती है कि इतनी जल्दी घर की सफाई कैसे हो गई। अरे राधा, झाड़ू लेकर आई या नहीं? घर की आज सफाई होगी कि नहीं? इतना कहते कहते किचन से बाहर आती है तो देखती है कि पूरा घर साफ है। वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि इतनी जल्दी राधा ने पूरा घर साफ कैसे कर दिया। चल ठीक है, अब सफाई हो गई, जाके कपड़े धो। राधा कपड़े धोने जाती है और जैसे ही वह कपड़े धोने बैठती है, देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। वह वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रख आती है। थोड़ी देर बाद फिर देखती है कि झाड़ू उसके बगल में रखी है। फिर वापस झाड़ू को उसकी जगह पर रखने जाती है, लेकिन जैसे ही वापस आती है, देखती है कि कपड़े धोकर रस्सी पर सूख रहे हैं। उसकी तो कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है, पर राधा डांट और मार के डर से किसी को कुछ नहीं कहती है। वह जहाँ जहाँ जाती है, घर में झाड़ू उसके पास आकर खड़ी हो जाती है।
फिर उसे लगने लगता है कि इस झाड़ू में ही कुछ गड़बड़ है, तो डर के मारे उसे बाहर फेंक आती है। लेकिन घर में जैसे ही वापस आती है, वह झाड़ू उसके घर में फिर मिलती है। डर के मारे उसे रात भर नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। कौन है? ये किसकी आवाज है? राधा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। कौन माँ? राधा, मैं तुम्हारी मरी हुई माँ हूँ। अपनी माँ की आवाज सुनकर राधा रोने लगती है और अपने दुख अपनी माँ को सुनाती है। मुझे सब पता है राधा, लेकिन अब मैं सब ठीक कर दूंगी और ये झाड़ू तुम्हारा हर काम में सहायता करेगी। अगले दिन से राधा को घर में कोई काम नहीं करना पड़ता। सारा काम झाड़ू कर देती है और राधा को ये सब देखकर बहुत खुशी होती है। राधा की सौतेली माँ को ये सब देखकर हैरानी हो जाती है कि इतनी छोटी सी बच्ची इतने जल्दी इस घर का सारा काम कैसे कर रही है। उसका शक बढ़ता ही जाता है और वो राधा पर नजर रखने लगती है। एक रात में राधा को किसी से बात करते सुन लेती है, पर उसे दिखाई नहीं देता कि राधा किससे बात कर रही है। दूसरे दिन वे राधा को बहुत डांटती है और मारती है, ये बताने के लिए कि वह किससे बात कर रही थी और घर में क्या हो रहा है। पर राधा उसकी सौतेली माँ को कुछ नहीं बताती, लेकिन रात को अपनी माँ को सब कुछ बताती है और बहुत रोती है कि मुझे आज सौतेली माँ ने बहुत मारा। राधा की माँ को बहुत गुस्सा आता है और वह झाड़ू से कहती है कि जाओ और अपना काम करके आओ। झाड़ू जाती है और रात को ही राधा की सौतेली माँ की बहुत पिटाई लगाती है। सौतेली माँ मार खाकर बहुत चिल्लाती है, लेकिन किसी को भी झाड़ू दिखाई नहीं देती कि क्या हो रहा है। सब पूछते हैं कि क्या हो रहा है, क्यों चिल्ला रही हो। वह कहती है कि मुझे झाड़ू मार रही है, पर किसी को भी झाड़ू नहीं दिखाई देती। अब रोज रात को यही होता। सौतेली माँ की रोज पिटाई होने लग गई थी। सबको लगने लगा था कि सौतेली माँ पागल हो चुकी है। राधा के पापा ने उसका इलाज करवाना शुरू कर दिया था, लेकिन रोज रात की पिटाई होना बंद नहीं हो रही थी। बहुत इलाज करवाने के बाद भी जब सुधार नहीं हुआ, तो राधा के पापा ने सौतेली माँ को पागल खाने में भर्ती करवा दिया। वहाँ सौतेली माँ के एक दिन सपने में राधा की माँ आई और उसने बोला कि तुम मेरी बेटी को बहुत परेशान करती हो, इसलिए आज मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी है। अगर तुम मेरी बेटी से माफी मांगोगी और ये वादा करोगी कि कभी भी उसे परेशान नहीं करोगी, मारोगी नहीं, तो मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी और तुम्हें घर वापस भिजवा दूंगी। सौतेली माँ माफी मांगती है और वादा करती है कि मैं अपने बच्चों की तरह ही राधा को पालूंगी। दूसरे दिन डॉक्टर राधा के पापा को बुलाकर कहते हैं कि राधा की माँ ठीक हो चुकी है, इनको आप घर ले जा सकते हो। सौतेली माँ घर आ जाती है और राधा को अपने बच्चों की तरह पालने लगती है और स्कूल भी भेजने लगती है। राधा समझ जाती है कि ये सब क्यों हो रहा है। वे खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है और मन ही मन अपनी माँ को धन्यवाद देती है। रामलाल बनारस में गंगा के किनारे बनी एक झोपड़ी में रहता था। वह कचौड़ी गली के एक नुक्कड़ पर अपना गुपचुप का ठेला लगाया करता था। उनके विवाह के 5 बरस हो गए थे, पर रमिया की कोई संतान ना थी। वो बहुत दुखी रहती थी। उसकी पत्नी रमिया और वो दोनों मिलकर गुपचुप बनाते और दोपहर 3 बजे घर से रवाना होते। 5 बजते बजते उनका ठेला तैयार हो जाता। उसके गुपचुप काफी चटपटे होते, इसीलिए काफी लोग उसी के ठेले से गुपचुप खाते थे। रामलाल किसी ग्राहक के आने से पहले ही 2-3 गरीब बच्चों को गुपचुप खिला देता। ये उनका रोज का नियम था। रामलाल सोचता थोड़े पैसे इकट्ठा हो जाए तो एक दुकान ही ले लेता। रोजाना गंगा में स्नान करते वक्त यही प्रार्थना करता कि हे गंगा मैया, मुझे एक संतान और एक दुकान दिलवा दो। एक दिन जब उन दोनों ने अपना ठेला लगाया ही था और गरीब बच्चों को गुपचुप खिलाकर खड़े ही हुए ही थे कि तभी रमिया की नजर कुछ दूर पर ही खड़े 2 बच्चों की तरफ पड़ी, जो बड़ी लालसा से उनके ठेले की तरफ देख रहे थे। रमिया ने उनको पास बुलाया। तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? हम तो रोज दूर से खड़े होकर तुम्हारे ठेले पर आने जाने वालों को देखते रहते हैं और सोचते हैं कि
इन गोलगप्पों का कैसा स्वाद होगा जो यहाँ इतनी भीड़ लगी रहती है। रमिया को उन बच्चों पर दया आ गई। उसने रामलाल से कहा, चलो आज इन बच्चों को भी जी भर के गुपचुप खिला देते हैं। उनकी आत्मा तृप्त हो जाएगी तो समझ लेंगे हमारी बिक्री भी हो गई। आज थोड़ा कम कमाएंगे। रामलाल ने मुस्कुराते हुए उन बच्चों को एक एक दोना पकड़ा दिया और गुपचुप खिलाने लगा। बच्चों ने खूब छक्कर गुपचुप खाए और बहुत खुश होकर वहां से चले गए। उसके बाद रात के 11 बजने वाले थे। उनके ठेले के पास लोगों का तांता लगा हुआ था। रामलाल को सबसे बड़ी हैरानी इस बात की थी कि गुपचुप भी खत्म नहीं हो रहे थे। वो लोग जितने गुपचुप बनाकर लाए थे, इतने लोगों के लिए खाने के बाद भी खत्म नहीं हुए। रामलाल और रमिया को कोई थकान भी नहीं हो रही थी। रात के 12 बजे जब एक पुलिस कांस्टेबल अपना डंडा खटकाते हुए उधर आया, तब उन्होंने अपना ठेला बढ़ाने का सोचा, लेकिन वो कांस्टेबल मुस्कुराते हुए बोला, अरे रामलाल, मुझे नहीं खिलाओगे क्या गुपचुप? सुना है आज तुम्हारे गुपचुप बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और चटपटे हैं। जिधर से निकल रहा हूँ उधर इसी बात की चर्चा है। रामलाल ने तुरंत उसके सामने दोना बढ़ा दिया और बोला, हुजूर, सब आप लोगों का आशीर्वाद है। वो कांस्टेबल गुपचुप खाकर जब पैसे देने लगा तो रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, नहीं मालिक, आज गंगा मैया की कृपा से बहुत गुपचुप है, आज पैसे नहीं लूंगा। दोनों ठेला लेकर घर आ गए। घर पहुंचकर देखा तो उनकी झोपड़ी की जगह एक बहुत बड़ा सा घर था और नीचे एक बहुत बड़ी सी दुकान थी, जिसके ऊपर ही लिखा था रामलाल एवं रमिया गुपचुप वाले। रमिया तो आश्चर्य से उस घर के बाहर ही खड़ी हो गई। रामलाल किसी तरह उसको भीतर ले गया तो देखा उनका सारा सामान उस घर में ही रखा हुआ था। रमिया जब थोड़ा संयत हुई तो पैसा को हिसाब लगाने बैठी। उस दिन उनकी जितनी कमाई हुई थी उतनी कभी भी ना हुई थी। दोनों बहुत खुश थे। उस दिन उन दोनों ने सोचा, चलो आज आराम से सोएंगे, गुपचुप तो रखे ही है। दूसरे दिन सुबह सुबह जब दोनों सोकर उठे तो देखा रसोई में ताजे ताजे गुपचुप बने रखे थे। रमिया तो हैरानी से कभी गुपचुप की तरफ देखती, कभी अपने आप को। वो सोचने लगी, आखिर ये सब कैसे हो रहा है। रामलाल गंगा स्नान करने गया। उसने हाथ जोड़कर गंगा मैया को प्रणाम किया और बोला, हे गंगा मैया, तुमने तो मेरी वर्षों की इच्छा पूरी कर दी है। दूसरे दिन उन्होंने अपनी दुकान सजा ली। तभी गुपचुप की बड़ी सी बारात में थोड़ी हलचल होने लगी। रमिया डर गई कि कोई चूहा तो नहीं बैठा है। उसी समय गुपचुप की बारात में से आवाज आई, रमिया, अपनी दुकान शुरू करने से पहले ही गरीबों को गुपचुप खिलाना मत भूलना। वो चौंक गई कि ये आवाज कहाँ से आई। तुम कौन हो? एक गुपचुप उछलकर बाहर आ गया और बोला, तुम लोग कितने दिनों से गुपचुप का ठेला लगा रहे हो? हमेशा से किसी न किसी को मुफ्त में गुपचुप खिला रहे हो। इसीलिए हमने सोचा कि तुम लोगों की थोड़ी सी मदद कर दी जाए। अगर तुम लोग अपनी कमाई के थोड़े से पैसों से इतना कुछ कर सकते हो तो हमें भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहिए। ओह, तो तुम जादुई गुपचुप हो? हमने तो ना कभी देखा ना सुना। तुम लोग ऐसे ही हमारी सहायता करते रहते हो, हम तो बहुत सुखी हो जाएंगे। तुम्हारी और कोई इच्छा हो तो वो भी मांग लो। उसने मौका हाथ से जाने नहीं दिया। उसने आंखें बंद की और बोली, हे गंगा मैया, जैसे तुमने हमारी इतनी सहायता की है, वैसे ही मेरे आंगन में भी एक हंसता मुस्कुराता बच्चा भेज दो। एक गुपचुप परात से नीचे लुढ़का और 2 बार उछला। तभी उसने देखा कि उसके सामने एक प्यारा सा बच्चा माँ माँ कहते हुए उसके पैरों से लिपट गया। वो निहाल हो उठी और बच्चे को गोद में उठा लिया और अपने आंचल से अपने आंसुओं को पोंछने लगी। रामलाल जैसे ही
गंगा से स्नान करके लौटा उसने बच्चे को उसकी गोद में पकड़ाते हुए कहा, मुन्ना के बापू, ये गुपचुप जादुई है, इन्होंने ही ये सब कुछ हमें दिया है। गंगा मैया ने तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर दी है। रामलाल मुन्ने को सीने से चिपकाकर अपनी दुकान पर जा बैठा। उसके बाद उन लोगों ने खुशी खुशी पूरा जीवन बिता दिया।